दोस्तों आज जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे डिस्कशन करने के लिए, सच में कहूँ तो ये डिस्कशन करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस टॉपिक पे भी कभी इस पॉडकास्ट में या फिर इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि जो 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ है कश्मीर में, जिससे कि पूरा मैं भारत नहीं कहूँगा, पूरी दुनिया एकदम से दहल गई और बड़ा ही निंदनीय कदम इसे माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह के जो क्रूर कदम उठाए गए हैं, इस तरह की जो क्रूर वारदातें की गई हैं आज से पहले, वाकई में ही मतलब मुझे ऐसा लगता था, समहाउ दुनिया को भी ये लगना शुरू हो गया था कि ये इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है और ये कहीं ना कहीं हम लोग अपने दिमाग से निकालते जा रहे थे वो पुराने जहर, वो पुरानी बातें, वो पुरानी चीज़ें जिसमें कहीं ना कहीं पूरे संसार को लेके असमंजस में डाला हुआ था। पर दोस्तों आज फिर से 22 अप्रैल को जो इंसिडेंट हुआ है, ये पूरी वो ज़ख्म मैं कहूँगा दोबारा से ताज़ा हो गए हैं, उन ज़ख्मों को दोबारा से कुरेद दिया गया है जो कि हम लोग भूल चुके थे कहीं ना कहीं। तो दोस्तों ये हादसा है 22 अप्रैल 2025 का। सभी लोग, आपको पता है, कश्मीर जो कि कश्मीर सुनते ही सबके आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है, चेहरे पे एक अलग सी खुशी आ जाती है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है और सभी लोग वहाँ बड़े शौक़ से घूमने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो घटना है 22 अप्रैल 2025 की कश्मीर में जो हादसा हुआ है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पहलगाँव जो कि श्रीनगर से बाहर निकल के एक बहुत खूबसूरत कस्बा है, बहुत ही सुंदर जगह मैं कहूँगा, बड़ा ही शांत और बड़े ही खूबसूरत ये पूरा एरिया है जहाँ पे दूर दूर से सैलानी घूमने आते हैं, दूर दूर से लोग टूरिस्ट घूमने आते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं वो ब्यूटी जिनके बारे में हम लोग सिर्फ सुनते ही हैं। तो दोस्तों जहाँ दूर दूर से सैलानी कश्मीर की खूबसूरती देखने आते हैं, तो ये भी इंसिडेंट वैसे ही है कि पहलगाँव के पास एक जगह है बेसारन वैली, जिसे कहा जाता है कि बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे इसे स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है और आप देखिए कि दूर दूर से सैलानी यहाँ पे घूमने आते हैं, इसको एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि सिर्फ किस्से कहानियों में चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो ये बात है 22 अप्रैल दोपहर 3 बजे का समय था। तकरीबन 40 से 50 सैलानी वहाँ पे घूम रहे थे, अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जैसे कि पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी और अन्य तरह की एक्टिविटी जो कि उस एरिया में की जाती है। तो अचानक से क्या होता है कि 5-6 टेररिस्ट वहाँ पे आते हैं और टेररिस्ट भी मैं क्या कहूँगा कि ऐसे लोग जिनसे लोग, क्योंकि देखिए जब ऐसा माहौल होता है, जब हम भी अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते हैं, दूर दूर तक आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती कि सामने वाला क्या है। मतलब आप हर किसी आदमी को अपने दोस्त की नज़र से, अपने रिश्तेदार की नज़र से या फिर अपने खास नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि जब हम कहीं जगह घूमने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला आदमी हमारा वेलकम कर रहा है। और ख़ास तौर से जब हम कश्मीर की बात करें, जिसकी ज़ुबान बहुत खूबसूरत है, जिसका कि मैं कहूँगा कि लोकेशन इतनी प्यारी है कि आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और क्लियरली उन्हें पूछा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक तरफ हो जाएं, बाकी धर्मों के लोग एक तरफ हो जाएं। और इस टाइम तक मुझे नहीं लगता किसी सेनानी को वहाँ पे कुछ समझ आया होगा कि क्यों पूछ रहे हैं। हो सकता है कोई फॉर्मेलिटी हो सकता है कोई और ही तरीके की कोई गेम हो या कुछ एक्टिविटी जिसके बारे में पूछा जा रहा है। बिकॉज़ अभी तक जो माहौल था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चल रहा था, लोग एंजॉय कर रहे थे, पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, अलग अलग तरह की गेम्स खेल रहे थे, बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, न्यू वेडिंग कपल वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। तो किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। पर दोस्तों जो चीज़ होने वाली थी शायद वो इतनी दर्दनाक थी जिसका सन्नाटा कई सालों तक लोगों के दिलों में रहेगा, लोगों के दिमाग में रहेगा। दोस्तों वो 4-5 जो आतंकवादी हैं वो आते हैं, पूछते हैं उनसे कि आप किस धर्म से हो, और जैसे ही उनके मुंह से निकलता है कि वो हिंदू धर्म के हैं, उन्हें गोली से उड़ा दिया जाता है। यही नहीं, कुछ लोगों से इस्लामिक प्रेयर्स पढ़ने के लिए भी कहा जाता है और जो उस प्रेयर को नहीं पढ़ पाता उसे भी बेदर्दी से मार दिया जाता है। दोस्तों इसी इंसिडेंट में एक घटना बड़ी उभर के सामने आई। सभी चैनल, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसे दिखाया गया कि एक व्यक्ति से पूछा गया कि आपका नाम क्या है और आप किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। सामने वाला आदमी बोलता है मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा नाम है मंजूनाथ। उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। जब उसकी बीवी उसको बोलती है कि मुझे भी मार दिया जाए, मेरा भी यही धर्म है, और उसे कहा जाता है तुम जिंदा ही रहोगे और ये कहानी सारी मोदी को सुनाओ। तो दोस्तों जो इतना बड़ा ये हत्याकांड हुआ है, मतलब आप मानिए कि 26 से ज़्यादा, और कई प्लेटफॉर्म से तो ये बताया जा रहा है कि 28 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे मौत हो गई है, जिसमें भारतीयों के साथ साथ 2 फॉरेनर भी थे जिनको बेदर्दी से वहाँ पे मारा गया।
अब आप देखिए जो वैली जो कि अपने आप में एक खूबसूरती बयां करती है पूरे नेचर की, और जिस पे पूरे भारतवर्ष को बहुत मान है, उसको इस तरह से लालों लाल किया गया, उसे इस तरह से दागदार किया गया। अब आप ये देखिए कि वहाँ पे कौन घूमने आएगा, है ना। हम लोग बोलते हैं कश्मीर, जब हम कश्मीर का नाम लेते हैं बड़ा हमें फ़ख्र महसूस होता है कि इतनी खूबसूरत जगह भारत के अंदर है, और लोग इतनी दूर दूर से उसे देखने आते हैं, उसे वहाँ पे घूमने आते हैं, उस चीज़ को महसूस करने आते हैं। जब मैं कहूँगा कि लोगों के दिलों में इतनी नफ़रत है और लोगों के दिलों में इतना गुस्सा है जिसकी वजह से वो 26 लोगों को दिन दहाड़े दोपहर के 3 बजे सरेआम इतनी बुरी तरह से मारा जाता है। जब वो सीन देखते हैं, जब वो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो आंखें फटी की फटी रह जाती है और दिल कहीं ना कहीं थम जाता है, दहल जाता है इन चीज़ों को लेकर। तो दोस्तों, अब ये जो मैं कहूँगा किसी देश का या भारत का अकेले का मुद्दा नहीं रह गया, ये मुद्दा बन गया है आतंकवाद का, जिसको पूरा विश्व बड़ी ध्यान से देख रहा है, बड़ी ध्यान से इस चीज़ को एनालाइज कर रहा है। तो दोस्तों, इतने बड़े नरसंहार के बाद पूरा विश्व भारत के साथ आके खड़ा हो गया है। भारत के साथ साथ मैं कहूँगा दुनिया के कई बड़े देश जैसे कि USA, सिंगापुर, और इसके साथ साथ UN, जो कि पूरा विश्व में एक संगठन है जो कि शांति बनाए रखने के लिए कई तरह की एक्टिविटी करता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारत सरकार बड़े सख्ते में आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी जो कि UAE दौरे पे थे, इमीडिएटली उन्होंने दौरा कैंसिल करके अपना इंडिया में इमीडिएटली उन्होंने अपना यात्रा को स्थगित करके भारत में आना हुआ उनका। इसके बाद अमित शाह, जैसे ही उनको ये खबर मिलती है, अमित शाह मौके पे वहाँ पे पहुँचते हैं, पूरी स्थिति का जायज़ा लेते हैं। तो दोस्तों, जब कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है तो पड़ोसी मुल्क का नाम कहीं ना कहीं से निकल के सामने आता है। पाया जाता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क ही इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। दोस्तों, इस बार भारत ने इस चीज़ को यूं ही इग्नोर नहीं होने दिया। भारत ने पाकिस्तान पे कई बड़े प्रतिबंध लगाए हैं। सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया है, आयात निर्यात जो व्यापार है उसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा भारत में जितने भी पाकिस्तानी लोग यहाँ पे रह रहे थे या फिर यहाँ पे आए थे, उनको इमीडिएटली भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, भारत के सेक्शन पे पाकिस्तान का भी रिएक्शन आया है। पाकिस्तान ने भी कई तरह के प्रतिबंध भारत पे लगा दिए हैं। सेम पाकिस्तान ने भी जो भारतीय नागरिक पाकिस्तान में थे उन्हें वापस देश छोड़ने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने एक अतिरिक्त प्रतिबंध भारत पे लगाया था कि उन्होंने अपने एयरवेज़ इंडिया के लिए बंद कर दिए थे, जिसके बाद अब एकाएक भारत ने भी अपने एयरवेज़ पाकिस्तान के लिए बंद कर दिए हैं। तो दोस्तों, पहलगांव में जहाँ ये दर्दनाक हादसा हुआ, अगर आप उसकी पूरी ज्योग्राफिकल सिचुएशन देखते हैं तो वहाँ पे किसी भी आदमी का आना इतना आसान नहीं है। अगर आप पहलगांव से थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे इतनी गहरी खाइयाँ हैं कि कोई आदमी वहाँ से आने या जाने का सोच भी नहीं सकता। तो आखिर ये जो आतंकी आए कैसे, मतलब उन्होंने चीज़ें प्लान कैसे की, ये एक अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। या मैं कहूँगा सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है, या फिर वहाँ रह रहे लोकल लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है, जो कि अपने आप में ही चिंता का विषय है। अचानक से बाहर से आने वाले लोग बिना किसी मदद के वहाँ पे सरवाइव कर ही नहीं सकते, या बिना किसी जानकारी के वो इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे ही नहीं सकते। तो किसी तरह से कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट तो होगी इसके अंदर, ऐसा माना जा रहा है, और सरकार भी इसके लिए पूरी तरह से एक्शन में है और इसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, ये तो बात हुई राजनीति की, ये तो बात हुई इतने बड़े घटनाक्रम की। अब आप ये देखिए कि इससे फ़ायदा क्या हुआ। कहीं ना कहीं पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई है। वो लोग जो अपने आंखों में एक सपना लेके गए थे कश्मीर को देखने का, या फिर वो लोग जिनकी ज़िंदगी की नई नई शुरुआत हुई थी शादी के बाद, कहीं ना कहीं वो खुशियाँ हमेशा के लिए चली गई। वो लोग जो कि अपनी एक मेमोरीज़ बनाने गए थे, वो शायद इतनी दर्दनाक हादसे में बदल गई है जो कि कभी भी दिमाग से निकाली नहीं जा सकती। जिनके साथ ये हादसा हुआ है वो तो इसे भुला ही नहीं पाएंगे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरा समाज भी इसे कहीं ना कहीं हमेशा याद रखेगा कि इतना दर्दनाक हादसा जो कि बेगुनाह लोगों पे किया गया, बिना किसी गुनाह के, बिना किसी मतलब के। ये जो धर्म के जहर है जो कि लोगों के मन में भरा हुआ है, जिन्हें कुछ एक शरारती तत्व बार बार से उछालते हैं, और जिसके लिए इस तरह के नरसंहार किए जाते हैं और लोगों में नफ़रत भरी जाती है। क्या इनका कोई हल नहीं है? क्या इनका कोई सल्यूशन नहीं है? क्या होगा? मतलब अब 25 साल बाद जब ये इतना बड़ा सिविलियन नरसंहार हुआ है, जिसको लोग तकरीबन भुला चुके थे, अपनी पुराने
रंजिशें लोग भुला के एक बार दोबारा से एक तरह से दोस्त बनना शुरू हुए थे। पुरानी रंजिशें भुला के लोग दोस्त बनना शुरू हुए थे, गले मिलना शुरू हुए थे। कहीं ना कहीं ये नफ़रत और ये दीवार फिर से दिखना शुरू हो गई है। क्या इसका कोई सल्यूशन है, या ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, या फिर मानवता को धर्म के नाम पे शर्मसार होना पड़ेगा? दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन, जो कि एक बड़ी घटना पे आधारित थी, जिसने कहीं ना कहीं पूरी मानवता को हिला के रख दिया है। इसको लेके आपके कोई व्यूज़ हों या आपके कोई विचार हों, प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।